अब आज जो हमको पढ़ना है उसको देखिए। 25वां जो है संविधान संशोधन हुआ। और उसमें यह व्यवस्था की गई, कि अगर जो है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो अनुच्छेद 39 बी में दिए गए हैं और जो अनुच्छेद 39 सी में दिए गए हैं। 39 बी में कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है? 39 बी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है कि भौतिक संसाधनों का जो है न्यायोचित वितरण किया जाएगा। 39 बी में जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो है भौतिक, अभी समझिएगा, अभी नोट ना कीजिएगा, भौतिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण। इसका अर्थ यह है कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है और कुछ लोग जमीन से वंचित हैं, कुछ लोगों के पास बहुत सारे संसाधन हैं और कुछ लोग बड़ी आबादी संसाधन से वंचित है। देश की जो भौतिक संपत्ति है, चाहे कारखाने हो, चाहे जमीन हो या दूसरी चीजें हैं, इनका न्यायोचित वितरण हो, चंद हाथों में सिमट के न रह जाए, इनका कसन कसन कुछ वर्गों तक सीमित न रह जाए। और 39 सी क्या कहता है? 39 सी ये कहता है कि जो धन है और जो उत्पादन के साधन हैं, के केंद्रीकरण या संकेंद्रण के केंद्रीकरण का निषेध। देश की इकोनॉमी को इस प्रकार से ऑपरेट किया जाएगा कि देश में धन, उत्पादन साधन चंद हाथ में सिमट के ना रह के सबके पास जाएंगे। ये क्या है? 39 बी और 39 सी क्या है? जो समाजवादी सिद्धांत है, ये समाजवाद है, ये समाजवादी सिद्धांत है। समाजवादी जो है हमेशा आर्थिक बराबरी पर जोर देते हैं। समाजवादी का जोर इस बात पर होता है कि जो आर्थिक विसंगतियां हैं, जो आर्थिक विषमता है, ये आय का जो डिफरेंस है, इन इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनको मिनिमाइज करें, इनको हम कम से कम करें। ये समाजवादी सिद्धांत है। तो 39 बी 39 से ये समाजवादी सिद्धांत है। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार के चैप्टर में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, 31 सी। और 31 सी में यह व्यवस्था कर दी गई कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो 39 बी में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो 39 सी में दिया गया है, अगर इसको अप्लाई करने के लिए सरकार कोई कानून बनाती है ताकि इसको हम लागू कर सकें, और वो कानून अगर अनुच्छेद 14 में दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, वो कानून अगर अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो भी वो कानून वैध रहेगा। उसको इस आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो मूल अधिकार अनुच्छेद 14 और मूल अधिकार अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रहा है। ये व्यवस्था कर दी गई। मूल अधिकार के चैप्टर में 25वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया आर्टिकल 31 सी जोड़ा गया। उसमें यह व्यवस्था की गई कि यदि अनुच्छेद 39 डी में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू किया जाता है, अनुच्छेद 39 सी में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू किया जाता है और इस उद्देश्य से सरकार कोई कानून बनाती है, तो उस कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कोर्ट में, और वो कानून पूरी तरीके से वैध और संवैधानिक रहेगा, भले ही वो उस मूल अधिकार का उल्लंघन करे जो आर्टिकल 14 में दिए गए हैं, जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। ये व्यवस्था कर दी गई। अनुच्छेद 25 के द्वारा जो है इन दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, इन दो मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान की गई। जब हमने आपको फंडामेंटल राइट्स बताया था, उस वक्त भी हमने आपको आर्टिकल 31 सी बताया था। याद आ रहा है? अगर रिवीजन किया होगा तो आपको याद आ रहा होगा। देखिए 31 सी बताया था कि नहीं बताया था? जब हमने आपको मूल अधिकार बताया था, बताया होगा, है? श्योर नहीं है? उसी को आज रिपीट किया हमने। पच्चीसवां संविधान संशोधन आर्टिकल 31 सी। आप लोग रिवीजन किया था? रिवीजन किया तो कोई बात नहीं, हमने बताया था, मैं याद है। देखिए अगर आपने रिवीजन किया होता तो आप जल्दी से ढूंढ लेते कि कहां पर है। आपको ढूंढने में कठिनाई हो रही है, बता रहा कि आपने रिवीजन नहीं किया है। मिला नहीं? अभी नहीं मिल पा रहा है।
हैं? रिवीजन नहीं किया? ये रिवीजन का पूरा खेल है ये। अगर रिवीजन नहीं है, लिखा है, मिल गया, चलिए अब लिख लीजिए। हेडिंग डालिए पहले। हेडिंग है मूल अधिकार और नीति निर्देशक के मध्य संबंध। मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संबंध, यह हेडिंग है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संबंध। अब जो है नीचे लिखिए 25वां संविधान संशोधन। हेडिंग डालिए नीचे। अब 25वां संविधान संशोधन, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 1971 का है। ये संशोधन जो है 1971 में हुआ था। 25वां संविधान संशोधन, ये हेडिंग है 25वां संविधान संशोधन 1971। 25वां संविधान संशोधन 1971। इस संशोधन द्वारा मूल अधिकार में एक नया आर्टिकल बढ़ा करके 31C शामिल किया गया। इस संशोधन द्वारा, कौन सा संशोधन? 25वां संशोधन। इस संशोधन द्वारा मूल अधिकार के अध्याय में एक नया अनुच्छेद 31C, 31C क्यों लिखेंगे? 31C, ये सी कैपिटल लेटर में है और ये सी ब्रैकेट में बंद नहीं है। ठीक, इनका अपना एक अर्थ होता है। मानिए अपने आप में एक स्वतंत्र पृथक अनुच्छेद है जिसके अनुसार यदि कोई कानून 39 ब्रैकेट में 39 क्लॉज बी, ऐसे लिखेंगे 39 क्लॉज बी स्मॉल लेटर में होगा और ब्रैकेट में बंद होगा, माने क्लॉज है। यदि कोई कानून 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी, यदि कोई कानून 39 क्लॉज बी या 39 क्लॉज सी में दिए गए समाजवादी नीति निर्देशकों को लागू करता है। यदि कोई कानून आर्टिकल 39B, यदि कोई कानून आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी में दिए गए समाजवादी नीति निर्देशकों को लागू करता है, तो उस कानून को न्यायालय में चुनौती देकर अवैध और असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। तो उस कानून को न्यायालय में चुनौती देकर अवैध और असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता कि ऐसा कानून अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार का
उल्लंघनकारी है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघनकारी है। ठीक, तो देखिए, तो सामान्य सिद्धांत यह है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल और मूल अधिकार के बीच टकराव होता है तो मूल अधिकार जीतेगा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मूल अधिकार के नीचे आना पड़ेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को झुकना पड़ेगा। लेकिन लेकिन सिर्फ दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C। इन दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है हमने अनुच्छेद 14, 19 जो मूल अधिकार है पर प्राथमिकता दी है। सामान्य नियम यह है कि अगर मूल अधिकार और नीति निर्देशक के मध्य टकराव होती है तो नीति निर्देशक को झुकना पड़ेगा और मूल अधिकार को जीतना होगा। मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी, मूल अधिकार को वरीयता दी जाएगी, मूल अधिकार को प्रायोरिटी मिलेगी और यह सबऑर्डिनेट कर दिया जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। मगर दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनको मूल अधिकार पर वरीयता दे दी गई है। वो दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं 39B और 39C। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड एंड प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है हमने फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता दे दी है। मगर फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई? आगे बढ़ते। देखिए, कुल मिलाकर ये सब चीजें सामने आ चुकी थी कि जो है कि मूल अधिकार ऊपर रहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीचे रहेंगे। टकराव में मूल अधिकार जीतेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हारेगा। अब अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको लागू करना है तो या तो आप संविधान संशोधन कर दीजिए। संविधान संशोधन माने मूल अधिकार में संशोधन कर दीजिए ताकि टकराव दूर हो जाए। और फिर सरकार ने कई संशोधन किए मूल अधिकार में ताकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू कर सके। लेकिन जो है 1967 में एक केस आ गया गोलकनाथ। ठीक, और गोलकनाथ ने एक नई परिभाषा दे दी। कहा कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति है ही नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना चाहती है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए अगर उसको जो है मूल अधिकार में संशोधन करना पड़ रहा है तो मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह हो गया। गोलकनाथ ने कहा कि अनुच्छेद 368 368 आर्टिकल 368 जो कि संविधान में संशोधन की शक्ति बताता है, संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है अनुच्छेद 367 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन कर दे और संविधान संशोधन में मूल अधिकार का भी संशोधन करे। और आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो। झगड़ा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में था कि अनुच्छेद 13 ऊपर रहेगा कि अनुच्छेद 368 ऊपर रहेगा। अगर अनुच्छेद 13 ऊपर है तो 368 के तहत आप मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकार में संशोधन करे। और संविधान संशोधन में एक कानून ही होता है, तो संविधान के संशोधन के नाम पर आप मूल अधिकार का संशोधन नहीं कर सकते। संविधान के अन्य पार्ट का संशोधन कर सकते हो, मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल 13 को महत्व दे रहे हैं, अगर अनुच्छेद 368 को ऊपर मान रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि अनुच्छेद 13 के तहत किसी कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता, मगर ये कानून ऑर्डिनरी लॉ है। संविधान संशोधन विधि जो एक विशेष विधि होती है, उसको द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकार का संशोधन करे, मूल अधिकार को उल्लंघन करे, मूल अधिकार को छीने। तो अनुच्छेद 13 की जो क्षमता है वो ऑर्डिनरी लॉ तक है। अनुच्छेद 13 जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो कानून बनाया जाता है उस पर अप्लाई नहीं होता। अर्थात संविधान संशोधन करके मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। झगड़ा इसी बात पे था ना। गोलकनाथ ने बात कही कि अनुच्छेद 368 के तहत आप जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते।
क्योंकि अनुच्छेद 13 उसको रोकता है। मूल अधिकार में अगर संशोधन करना है तो आप एक नई संविधान सभा गठन कीजिए। यहां तक बात क्लियर है। गोलकनाथ केस के फैसले को निरस्त करने के लिए, गोलकनाथ फैसले को निरस्त करने के लिए जो है 24वां संविधान संशोधन किया गया था, 24th अमेंडमेंट। ठीक। इस अमेंडमेंट में यह कह दिया गया कि संसद को अधिकार है कि मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 तक मामला खत्म। अनुच्छेद 13 और 368 के बीच का झगड़ा खत्म कर दिया गया। चौबीसवें संविधान संशोधन में साफ साफ कह दिया कि अनुच्छेद 13 की लिखी कोई बात अनुच्छेद 368 पर अप्लाई नहीं होती। अनुच्छेद 13 कहता है ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, यह ऑर्डिनरी लॉ के लिए है। यह अनुच्छेद 368 में बनाए गए कानूनों के लिए नहीं है। और अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करके लिख दिया गया। चौबीसवें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया गया और कहा गया संविधान संशोधन के जो कानून हैं वो जो है अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर हैं। संविधान संशोधन के जो कानून हैं वो अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर हैं। यहां तक बात एकदम क्लियर है। ठीक। तो गोलकनाथ के फैसले को निरस्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन आया था। आगे क्या हुआ, कुल मिलाके मामला यह हो गया कि जो है कुल मिलाके यहां तक आते आते ये एक राय बन चुकी थी कि मूल अधिकार और डॉक्टरी प्रिंसिपल के बीच में अगर झगड़ा होता है तो मूल अधिकार जीतेगा। लेकिन झगड़ा किया ही क्यों जाए, हम मूल अधिकार को संशोधन कर देंगे और झगड़ा खत्म कर देंगे। और 24वें संविधान संशोधन ने जो है इस बात की अथॉरिटी दे दी थी कि सरकार जो है या संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। अब किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हमें लागू करना है तो कोशिश ये करेंगे कि मूल अधिकार से उसका झगड़ा ही ना हो, लागू हो जाए। लेकिन अगर मूल अधिकार से उसका टकराव हो रहा है तो मूल अधिकार को संशोधन कर दिया जाए ताकि फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा जब संशोधन हो जाएगा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल लागू हो जाएगा। ठीक। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये अनुच्छेद जो 25 था, अनुच्छेद जो 31C था, अनुच्छेद 31C ये कहता था कि जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सिर्फ अनुच्छेद 39B और 39C इन दो को जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 पर इसको जो है वरीयता दी गई है। इसको अप्लाई करने के लिए अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 का वायलेशन किया जा सकता है। अनुच्छेद 31C ये कहता था। ठीक। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये कह दिया गया कि ना सिर्फ 39B और 39C बल्कि पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर हमें लागू करना है तो ये जो है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का वायलेशन कर सकता है। बात समझ आई। हम आपको ये बता रहे हैं कि 25वें संविधान संशोधन ने यह कहा कि 39B और 39C को लागू करने के लिए हम अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर सकते हैं। ये बात कही। इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया था। केशवानंद भारती केस में ये मामला सुप्रीम कोर्ट सामने लाया गया था। केशवानंद भारती केस में कहा गया था ठीक है ये संविधान संशोधन वैध है, वैलिड है कि 39B और 39C को लागू करने के लिए आप अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार का वायलेशन कर सकते हो, कोई बात नहीं, वैध है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1926 में हुआ था ये संशोधन। इसमें यह व्यवस्था कर दी गई 31C में यह जोड़ दिया गया कि सिर्फ 39B और C नहीं बल्कि पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का चैप्टर इसको लागू करने के लिए अगर हम कानून बनाते हैं तो वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर सकता है। दिमाग में डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, पूरी बात क्लियर हो रही जो हम कहना चाह रहे हैं? लिखिए हेडिंग लिखिए 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। प्रतिभा आपको समझ आ रहा है? कम आ रहा होगा, चीजें जो हैं हौच पौच हो रही होंगी, ओवरलैप हो रही होंगी ना? है
हाँ, क्योंकि एक्चुअली जो है आप बीच में आई ना, मूल अधिकार आपने नहीं पढ़ा है, मैं हमसे नहीं पढ़ा, तो जिनने पढ़ रखा है वो ज्यादा आसान समझ लेंगे। जो बीच में संशोधन सारे नहीं पढ़ा है, जहां, हाँ, जहां जो आता है, जहां जो आता है वहां उतना बता दिया जाता है। ये हेडिंगली 42nd अमेंडमेंट। देखिए, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C को परिवर्तित कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C को परिवर्तित कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई, और यह व्यवस्था की गई कि यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों को, यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों को, यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों को यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, ना कि सिर्फ 39B और 39C में दिए गए नीति निर्देशकों को, ना कि सिर्फ 39B और 39C में दिए गए नीति निर्देशकों को, ब्रैकेट बंद। हाँ, तो ये व्यवस्था देता है कि यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, तो ऐसा कानून, तो ऐसा कानून इस आधार पर अवैध और असंवैधानिक नहीं होगा, तो ऐसा कानून इस आधार पर अवैध और असंवैधानिक नहीं होगा कि कि वो है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। क्या लिखा है कल्पना? 19 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। पैरा चेंज कीजिए। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन ने इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन ने संपूर्ण नीति निर्देशकों को 42वें संविधान संशोधन ने संपूर्ण नीति निर्देशकों को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में दिए गए मूल अधिकारों पर, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में दिए गए मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान कर दी, प्राथमिकता प्रदान कर दी।
देखिए हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया जब 25वां संविधान संशोधन हुआ था, है, तब हमने एक आर्टिकल जोड़ा था, आर्टिकल 31C। 31C क्या करता था? 31C जो है सिर्फ दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी, सिर्फ दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है वरीयता देता था। दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है ये जो है महत्व देता था। किसमें? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। ठीक, माने सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C, सिर्फ यही दो आर्टिकल थे, यही सिर्फ दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे जो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का वायलेशन कर सकते थे और पूरी तरीके से ये वैध था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन ने क्या किया? इसने सिर्फ दो आर्टिकल नहीं, इसने पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसने पूरे पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, जहां पर अनुच्छेद 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के चैप्टर को जो है वरीयता प्रदान कर दी। किस पर? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऊपर कर दिया और मूल अधिकार को थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक, हमने आपको अभी तक बस ये बताया है। आप अगर आप चाहो तो आप इसको इसको जो है उतार सकते हैं, यहां से जो है आपको याद करने में आराम रहेगी अगर आप चाहें तो। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने जो कुछ लिखा है उसको पढ़ के समझ जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं। क्या करेंगे? उतारेंगे? उतार लीजिए। ये 25th अमेंडमेंट है। अच्छा, इस निशान को आप लोग समझते हैं? इस निशान को, ग्रेटर देन, साइंस पढ़ी आप लोग? साइंस पढ़ी है? हाँ, 12 तक पढ़ी ना? तो इस निशान से उसको वाकिफ है ना, वेल अवेयर ऑफ दिस साइन। माने हमने उसको ज्यादा महत्व दिया है, इसको कम महत्व दिया है। ठीक है, हाँ उतार लीजिए। 25th अमेंडमेंट ने क्या किया था? आर्टिकल 31C में यह व्यवस्था कर दी थी, आर्टिकल 31C में यह व्यवस्था कर दी थी कि जो है ये दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इस पर हावी रहेंगे, ये दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इस पर हावी रहेंगे। और 42nd अमेंडमेंट ने यह व्यवस्था कर दी थी आर्टिकल 31C के तहत कि पूरा पूरा डीपीएसपी, पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पूरा पूरा अध्याय भाग 4 अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर प्रभावी रहेगा। ठीक, यहां से प्रश्न ये बना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 39B और 39C को इस पर वरीयता दी गई? तो आप याद, संविधान संशोधन द्वारा। और 42 यूं पूछा था, किस संविधान संशोधन द्वारा समग्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई? 42वां संविधान संशोधन। ठीक, एग्जाम ये पूछा गया, फिर इसको जो है चुनौती दी गई जब ये कर दिया गया संविधान। 42वें संविधान संशोधन के इस हिस्से को चुनौती दी गई मिनर्वा मिल केस में 1980 में। मिनर्वा मिल केस ने कहा कि यह संविधान संशोधन का यह हिस्सा अवैध है। मिनर्वा मिल केस डिक्लेयर्ड दिस वेरी अमेंडमेंट एज इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मिनर्वा मिल केस ने इसको, इस संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। तो मिनर्वा मिल केस ने कहा यहां तक तो बात सही थी कि दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39B और 39C ये 14-19 का वायलेशन कर सकते हैं, लेकिन आप कहोगे पूरा पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है अनुच्छेद 14-19 का वायलेशन करे, ये संविधान संशोधन ही आपका गलत है। ठीक, एग्जाम में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है इस पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, जिसको अनुच्छेद 14 और 19 में वरीयता दी गई थी, उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया? मिनर्वा मिल केस। ठीक, नाम सुना आपने मिनर्वा मिल केस? हाँ सुना ना, बस नाम ही सुना, इतना पर्याप्त है। अब हेडिंग डालो मिनर्वा मिल केस 1980। मिनर्वा मिल केस 1980। देखिए जैसे जो ये जो बड़ी कोचिंगें होती हैं
जैसे दृष्टि आई इस टाइप से, वहां पर क्या होता है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं किया जाता है, किया जाता है। हाँ, तुम्हें फिर अनुभव होगा क्योंकि तुमने तो सेमिनार अटेंड किया है। हमें हमें ऐसा लगता है फाउंडेशन बैच में, अच्छा, मैं दो अलग अलग बैच बनते हैं, एक फाउंडेशन बैच अलग होता है और एक एडवांस बैच अलग होता है। अच्छा अच्छा, माने कि दो बैच बनते हैं, एक फाउंडेशन बैच बनता है, एक एडवांस बैच बनता है। अच्छा, किसका? फाउंडेशन का? अच्छा, 1 लाख मतलब फीस नॉर्मली 1 लाख है, और जो है एडवांस बैच का उसकी ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि एडवांस में क्या होता है, चीजें कम पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, माने फाउंडेशन बैच में 1 लाख फीस है, और आपने ज्वाइन किया, टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको 50% ऑफ कर देंगे, और आपका फाउंडेशन बैच में 50% ऑफ दिया जाए। अच्छा, आगे वाले में। अच्छा, एडवांस बैच में क्या होता है कि वहां पर कोर्स बहुत सीमित पढ़ाया जाता है, क्योंकि हर चीज एडवांस बैच में ज्यादा पढ़ाना नहीं होता, ज्यादा माने सिलेबस को सीमित कर दिया जाता है कि बस इन चीजों पर जोर दिया जाएगा मेंस के अप्रोच में। कौन सा? एडवांस वाला? और फाउंडेशन वाला? तो ये चीजें बताने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। हाँ, एक लड़की हमने भेजी थी दृष्टि में, उसको जो है 18 महीने से ऊपर हो गया है और अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ कोर्स। इसका ये नहीं कि कोचिंग अच्छी नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है, उसको आप अदरवाइज ना लीजिएगा ना। अगर आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो समय लगेगा, ठीक है ना। ये यहां तक बात समझ आ गई? हाँ, मिनर्वा मिल्क केस। देखिए, 42वें संविधान संशोधन को 42वें संविधान संशोधन को 42वें संविधान संशोधन के को सुप्रीम कोर्ट में 42वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में मिनर्वा मिल्क केस, मिनर्वा मिल्क केस 1980 में चुनौती दी गई। मिनर्वा मिल्क केस में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के इस भाग सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के इस भाग सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के इस भाग जिसमें संपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांतों को जिसमें संपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांतों को जिसमें ये संपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको आप अडाल कीजिए, जिसमें संपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 14 और 19, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की थी, जिसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की थी।
को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया, अवैध और असंवैधानिक घोषित किया। देखिए, मिनर्वा केस में कहा गया कि जो है इसको तो अवैध करके मानी पुरानी बात फिर से आ गई। यहां केस नहीं कहा गया कि देखिए पहले बात तो यह है, एक तरीके से मिनर्वा मिल्क केस के बाद फिर से जो है मूल अधिकारों का दर्जा ऊपर हो गया और डायरेक्टरी प्रिंसिपल का दर्जा नीचे हो गया। सिर्फ अपवाद यही है कि सिर्फ 2 डायरेक्टरी प्रिंसिपल हैं जिनको हमने सिर्फ 2 मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है। इसके अलावा मूल अधिकार ऊपर हैं और डायरेक्टरी प्रिंसिपल नीचे है। अगर टकराव होता है तो मूल अधिकार जीतेगा, डायरेक्टरी प्रिंसिपल को हारना होगा। सिर्फ 2 डायरेक्टरी प्रिंसिपल हैं जो 39B और 39C, ये 2 डायरेक्टरी प्रिंसिपल हैं और ये सिर्फ 2 मूल अधिकार 14 और 19 का वायलेशन कर सकते हैं बस। मिनर्वा मिल्क ने कहा कि दोनों ही, हमारा डायरेक्टरी प्रिंसिपल और हमारा फंडामेंटल राइट्स, दोनों ही मिलकर संविधान का मूलभूत ढांचा बनाते हैं। इनके बीच में जो है सामंजस्य और संतुलन संविधान का मूलभूत ढांचा है, संविधान का आधारभूत ढांचा है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये दोनों मिलकर, डायरेक्टरी प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स, ये एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिलकर संविधान की जो मूल प्रतिबद्धता है, लोक कल्याण का आदर्श, उसको पूरा करते हैं। मूल अधिकार भी और डायरेक्टरी प्रिंसिपल भी दोनों मिलकर संविधान का जो कोर कमिटमेंट है, वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के कल्याण की जो मूल प्रतिबद्धता है संविधान की, ये दोनों मिलकर पूरा करते हैं और कोई किसी से कम नहीं है। दोनों एक रथ के 2 पहिए के समान हैं, जहां कोई पहिया दूसरे पहिए से कम नहीं होता। तो हमारे संविधान जो टिका हुआ है, इनके बीच के आपसी संतुलन और सामंजस्य पर, ठीक, ये कहा। तो ये चीज कि संविधान का आधारभूत ढांचा है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के बीच का सामंजस्य और संतुलन, ये मिनर्वा मिल्क केस में बताया गया। हमने आपको बताया है कि आधारभूत ढांचे की परिभाषा ना तो हमारे संविधान में कहीं दी गई है, ना सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसको डिफाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधारभूत ढांचा क्या है, इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, अलग अलग मामलों में हम बताएंगे कि यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मिनर्वा मिल्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि डायरेक्टरी प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के बीच की जो हार्मनी है और इनके बीच का जो बैलेंस है, वो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार और नीति निर्देशकों के मध्य, सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार और नीति निर्देशों के मध्य सामंजस्य और संतुलन, सामंजस्य और हार्मनी एंड बैलेंस, सामंजस्य और संतुलन को संविधान का आधारभूत ढांचा माना। कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। निष्कर्ष ये निकला कि अगर मूल अधिकार, अब आज की स्थिति क्या है, ये अगर मूल अधिकार और डायरेक्टरी प्रिंसिपल के बीच कोई टकराव होता है तो मूल अधिकार जीतेगा, डायरेक्टरी प्रिंसिपल को झुकना पड़ेगा। डायरेक्टरी प्रिंसिपल को आपको लागू करना है, इस प्रकार से लागू कीजिए
कि मूल अधिकार में चोट ना लगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी अप्लाई हो जाए। मान लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल मूल अधिकार में कोई टकराव हो रहा है तो आप मूल अधिकार को संशोधित कर दीजिए। ये भी है। देखिए, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल अप्लाई करना, आपके पास दो विकल्प हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सरकार इस प्रकार से लागू करे कि उसका मूल अधिकार से झगड़ा हो ही ना पाए, उनमें टकराव पैदा ना हो पाए। मान लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे हो और जो है मूल अधिकार से उसका टकराव हो रहा है, तो आप जो है राज्य को अथॉरिटी है, संसद को अधिकार है कि मूल अधिकार का संशोधन कर दे। संशोधन करने से झगड़ा खत्म हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लागू हो जाएगा। लेकिन जब आप मूल अधिकार का संशोधन करेंगे तो उस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उस मूल अधिकार के संशोधन में बेसिक स्ट्रक्चर पर चोट नहीं लगनी चाहिए। किसी मूल अधिकार को इस प्रकार से संशोधन नहीं किया जाएगा कि उससे बेसिक स्ट्रक्चर पर चोट लग जाए। ठीक, लिख लीजिए निष्कर्ष। निष्कर्ष या वर्तमान स्थिति, कुछ भी लिख लीजिए, निष्कर्ष लिख लीजिए या ऑब्लिक करके लिख लीजिए वर्तमान स्थिति। जो प्रेजेंट जो है सिचुएशन है वो क्या है। मूल अधिकार और नीति निर्देशों, मूल अधिकार और नीति निर्देशकों के मध्य टकराव की स्थिति में, मूल अधिकार और नीति निर्देशकों के मध्य टकराव की स्थिति में मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य नीति निर्देशकों को लागू नहीं कर सकता। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य नीति निर्देशकों को लागू नहीं कर सकता। राज्य को नीति निर्देशक इस प्रकार लागू करने चाहिए। राज्य को नीति निर्देशक, राज्य को नीति निर्देशक इस प्रकार लागू करने चाहिए। राज्य को नीति निर्देशक इस प्रकार लागू करने चाहिए कि मूल अधिकारों पर चोट ना लग पाए। कि मूल अधिकारों पर चोट ना लग पाए। और यदि मूल अधिकारों से नीति निर्देशकों का टकराव होता भी है, और यदि मूल अधिकारों से नीति निर्देशक का टकराव होता है, और यदि मूल अधिकारों से नीति निर्देशकों का टकराव होता है, तो मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। तो मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। परंतु ऐसे संशोधन से संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट ना हो। परंतु ऐसे संशोधन से संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट ना हो। ठीक, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल का चैप्टर प्रकार से खत्म हो गया।
देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है भले ही इस पर बाध्यकारी नहीं बनाए गए हैं, मगर इसके बाद इसका महत्व यह है कि जब सरकार किसी कानून की व्याख्या करती है, किसी कानून के बारे में उसकी वैधता का निर्धारण करती है, तो कई बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी देख लेती है। तो संविधान की व्याख्या करने में और किसी कानून की वैधता के निर्धारण में डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मदद मिलती है। ठीक, तो इसको आप जो है अलग से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए एनओटीई नोट, एनओटीई नोट करके अलग से लिख लीजिए। भले ही नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, भले ही नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, फिर भी इनका महत्व इस बात पर है, इनका महत्व इस तथ्य पर है, इनका महत्व इस तथ्य पर है कि न्यायपालिका जब किसी विधि की समीक्षा करती है, जब किसी विधि की समीक्षा करती है या संविधान के किसी अस्पष्ट भाग की व्याख्या करती है, तो उसे नीति निर्देशक सिद्धांतों की कसौटी पर परखती है और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करती है। ठीक, बात समझ आ गई है कि हमें कोई कानून की व्याख्या करनी, कानून वैध है अवैध है, तो कई बार सरकार जो है या न्यायपालिका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ती है और उसके आधार पर बताती कानून जो सही है। जब संविधान का कोई प्रोविजन स्पष्ट नहीं है, संविधान निर्माता, देखिए हर बात नहीं लिखी जा सकती, संविधान निर्माताओं ने हर बात को लिखने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत सिचुएशन ऐसी आती कि जहां पर आप देखते हैं संविधान मौन है, किस बारे में तो संविधान ने कुछ कहा ही नहीं। अब संविधान अगर यहां पर क्या कहता, अगर हमारे संविधान निर्माता के सामने समस्या आती तो संविधान को कैसे लिखते, संविधान के बारे में क्या बताते, ये जानने की कोशिश न्यायपालिका करती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सहारा लेती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है, और उसको देखकर वो अनुमान लगाती है कि इस मुद्दे पर संविधान निर्माता जो है ये अपना मत रखते इस मामले पर। ठीक, तो भले ही ये वाद योग्य नहीं है, इसको न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, मगर वो न्यायालय इसी नीति निर्देशक सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। जब किसी लॉ का रिव्यू करता है, उसकी वैधता अवैधता का मुद्दा उसके सामने होता है, तो वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को आधार बना के निर्धारित करता है ये कानून वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या इनवैलिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब संविधान के किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या, उसके अर्थ को स्पष्ट करना होता है और अर्थ अस्पष्ट होता है, समझ में नहीं आता, उस समय भी नीति सिद्धांतों की मदद ली जाती है। ठीक, दैट्स ऑल। क्या करें, हल्का सा आपको फंडामेंटल राइट्स का बता दें फिर आगे बढ़ें कि फंडामेंटल राइट्स को हम छोड़ दें और सीधे राष्ट्रपति पे आ जाएं। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज लिखांगे नहीं, बता दे रहा, ठीक है, बाकी पढ़ दीजिएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे वहां सब कुछ मिल जाएगा, कुछ ऐसा वहां दूसरे समझाने का कुछ नहीं है, हर किसी से हम जानकारी दिए दे रहे हैं। देखिए, मूल संविधान में हमारे कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ये हमने बाद में लिए हैं।
रूस के संविधान से प्रेरित होकर। क्योंकि जो समाजवादी राज होते हैं, जो साम्यवादी राज होते हैं, वहां पर नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, और वहां समाजवादी में पूरे समाज को महत्व दिया जाता है। तो बाद में हमने जो है क्या, एक स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, एक स्वर्ण सिंह समिति, इनका नाम पूरा है सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसने संस्तुति करी थी कि संविधान में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, ठीक। और फिर जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें देश में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, समय देखिए, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उस समय देश में इमरजेंसी लगा हुआ था, उसमें देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी। ये राष्ट्रीय आपातकाल चला है 25-26 जून की रात से शुरू हुआ था, और जो है 1977 तक चला है, करीब 19 महीने, कहीं 21 महीने मिलता है, कहीं 19 महीने मिलता है। उस समय जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, इमरजेंसी 26 जून 1975 से 77 के बीच तक राष्ट्रीय आपात रहा है। इस बीच जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उस संविधान में बड़ा उलट पुलट कर दिया गया था, बहुत सारी चीजें परिवर्तित की गई थी। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को हम जो है लघु संविधान भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये 42वें संविधान संशोधन में ही व्यवस्था की गई थी कि संसद को मूल अधिकार में भी संशोधन करने की शक्ति है, संसद को पूरे संविधान में हर जगह संशोधन करने की शक्ति है, और संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं। संसद की संविधान संशोधन शक्ति असीमित है। वह 42वें संविधान संशोधन में ही कही गई थी, जिसको बाद में जो है चुनौती दी गई थी मिनर्वा बिल केस में। 42वें संविधान संशोधन को बाद में मिनर्वा बिल केस में चुनौती दी गई थी, और मिनर्वा बिल केस में कहा था कि संसद को संविधान संशोधन की खुद शक्ति है, मगर असीमित शक्ति नहीं है। तो 42वें संविधान संशोधन ने कहा था कि संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है, और कोई संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती दी ही नहीं जा सकती। मिनर्वा बिल केस ने कहा था 42वें संविधान संशोधन का यह हिस्सा अवैध है, असंवैधानिक है। एक तो आप न्यायालय से जुडिशल रिव्यू का अधिकार छीन नहीं सकते। आपने कैसे कह दिया किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी? ये प्रोविजन ही गलत है, कि जुडिशल रिव्यू को छीन रहा है, और जुडिशल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे कहा कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है, आपने ऐसा लिख दिया। संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत हो सकती है, व्यापक हो सकती है, असीमित नहीं हो सकती। संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति भी बेसिक स्ट्रक्चर है। 42वें संविधान संशोधन ने यह कह दिया था कि पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर हम अप्लाई करते हैं तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 का वायलेशन कर सकता है। कहा गया, गलत कहा है आपने। पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं चलेगा। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39B, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39C, ये सिर्फ अनुच्छेद 14, 19 का वायलेशन कर सकते हैं, लेकिन पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हर प्रोविजन नहीं आता है। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनर्वा बिल केस में चुनौती दी गई थी। खैर, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इनकी संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए थे। ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ जो है 10 थे, 10 फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए थे। ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स भी अपने आप में वाद योग्य नहीं है, माने न्यायालय के द्वारा लागू नहीं होते। हाँ, सरकार चाहे तो कानून बना के इन फंडामेंटल राइट्स को, जब उनमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स को बाध्यकारी बना सकती है। जैसे फंडामेंटल राइट्स कहता है प्राणी के प्रति दया रखी जाए, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, और प्राणी मात्र के प्रति दया रखी जाए। अब आप प्राणियों के प्रति, कुत्ते, बिल्ली या पशुओं के प्रति क्रूरता करते हो, तो फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी हम माध्यम से राइट निकल रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है बाध्यकारी नहीं है, मगर सरकार ने मालिक कोई कानून बना दिया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल,
तो फिर वो बाध्यकारी हो गया। ठीक, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी जो है फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य हम कहेंगे, हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो हमेशा राइट ही निकलेगा, ठीक है, गलती हो जाएगी। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं ये वाद योग्य नहीं है, मगर सरकार कानून बना के इन मौलिक कर्तव्यों को या इनमें से कुछ को बाध्यकारी बना सकती है। इनको भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। ये जो 10 फंडामेंटल राइट, 10 जो है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं, ये जो है सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं। 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ा दिया गया, इसलिए आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। खूब एग्जाम पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो अब जो है 11 मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जो शिक्षा से संबंधित है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक, बस इतना है, बाकी जो है छोटा चैप्टर है, आप इसको जो है खुद पढ़ लेंगे। और आपके पास है पिछले वर्षों का सॉल्व पेपर है, आपके पास सॉल्व कर रहे हैं? ठीक, अब आज जो है, हाँ, जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये आपका भाग 4 का में है। देखिए भाग 3 में क्या है, भाग 3 में आपका है मूल अधिकार। ठीक, भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और भाग 4 का में क्या है, आपका कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है। ठीक, ये भाग 4 का कब जोड़ा गया है, 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक, देख लीजिएगा आप लोग। हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, राष्ट्रपति। ठीक, समय कितना हो गया, शुरू करें? इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र एक पूरा चैप्टर है जो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है, वो अलग से हम आपको बताएंगे, या बीच बीच में उसकी चर्चा करते रहेंगे लोग। बाद में अलग से पूरा चैप्टर बताएंगे संसदीय लोकतंत्र क्या है, संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है। भारत में संसदीय प्रकार की सरकार, संसदीय सरकार है, संसदीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र के 2 स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, एक तो संसदीय लोकतंत्र जो भारत में है, हमने ये परंपरा जो है ब्रिटेन से प्राप्त की है। भारत में ब्रिटिश शासन था तो हम उन्हीं परंपराओं से परिचित हैं, उसी राजनीतिक व्यवस्था परिचित हैं जो ब्रिटेन में चलता था। तो लोकतंत्र की 2 परंपराएं हैं, एक तो संसदीय लोकतंत्र है, एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो संसदीय लोकतंत्र है इसका क्लासिक एग्जाम्पल है ब्रिटेन, और जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है इसका जो है क्लासिक एग्जाम्पल है यूएसए। तो एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है जिसको हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं लोकतंत्र की। एक संसदीय लोकतंत्र है जिसको हम कैबिनेट प्रणाली भी कहते हैं। संसदीय लोकतंत्र की कई विशेषताएं होती हैं। उस संसदीय लोकतंत्र में एक विशेषता यह है कि संसदीय लोकतंत्र में 2 एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं, एक होता है नाम मात्र का, एक नाम मात्र प्रमुख होता है। मान लीजिए कार्यपालिका है, माने एग्जीक्यूटिव, ठीक, जो शासन की नीतियों को बनाएगी और उसको लागू करेगी। तो कार्यपालिका के 2 प्रमुख हैं, एक नाम मात्र का है जिसको हम कहते हैं नॉमिनल हेड, क्या कहेंगे, नॉमिनल, नॉमिनल हेड है नाम मात्र का, और एक है वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख जिसको हम कहते हैं रियल हेड। ठीक, जहां जहां संसदीय लोकतंत्र होगा वहां आपको सरकार के, या हम कहें कार्यपालिका के 2 प्रमुख दिखाई पड़ेंगे।
एक तो होता है नाम मात्र का, एक होता है वास्तविक। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, यहां पे दो प्रमुख हैं। जो नाम मात्र का प्रमुख है वो कौन है? वो है राष्ट्रपति। और जो वास्तव प्रमुख है कार्यपालिका का, जो वास्तव में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है, वो है प्रधानमंत्री। ठीक। देखिए ब्रिटेन में भी संसदीय लोकतंत्र है, वहां भी आपको ये दो रूम नजर आएंगे। वहां की सरकार की वास्तविक शक्तियां वहां के प्रधानमंत्री के पास हैं, और नाम मात्र की जो है, नाम मात्र की जो है प्रतिष्ठा है, या जो नाम मात्र की शक्तियां हैं, वो वहां पर किसके पास है? वहां पर राजा के पास है। वहां पर राजा होता है, क्राउन। किसमें? वहां पर क्राउन कौन है? चार्ल्स। ठीक। तो उनके पास कोई शक्तियां नहीं है, उनके पास कोई शक्तियां नहीं है, लेकिन उनके नाम से शक्तियां की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं उनके नाम से, क्योंकि वो नाम मात्र के हैं। भारत में जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, प्रधानमंत्री जिन भी शक्तियों का प्रयोग करता है, सारी शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। हर जगह राष्ट्रपति की सिग्नेचर, राष्ट्रपति की मुहर लगती है। निर्णय राष्ट्रपति नहीं कर रहे हैं, निर्णय कर रहा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तय करते हैं देश का शासन कैसे किया जाएगा, देश की नीतियां क्या होंगी, हम क्या करना है, कौन सा कानून बनना, सब कुछ प्रधानमंत्री निर्णय कर रहे हैं। लेकिन सारा काम किसके नाम से किया जा रहा है? राष्ट्रपति के नाम से। नाम इनका, काम इनका। जो संसदीय लोकतंत्र की विशेषता होती है, कई विशेषताएं हैं संसदीय लोकतंत्र के, कई फीचर्स हैं। उनमें से एक फीचर्स यह है कि वहां पर दो प्रमुख दिखाई पड़ेंगे, एक वास्तविक, एक नाम मात्र का। सारा काम इनके नाम से किया जाएगा, लेकिन सारा काम इनका होगा। निर्णय ये करेंगे, सारी शक्तियां इनके पास होंगी, लेकिन इनके नाम से की जाएंगी। ठीक। इसलिए संसदीय लोकतंत्र ऐसे कहा जाता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, ऐसे कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ सरकार की, भारत में संघीय व्यवस्था है ना, संघीय व्यवस्था में दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार। हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। तो संविधान कहता है यूनियन की, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन चूंकि संसदीय लोकतंत्र है तो नाम मात्र के लिए इसमें निहित है, वास्तव में इसका प्रयोग ये कर रहा है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसलिए अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो है भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो आपका आंसर राष्ट्रपति ही होगा। आप वास्तविक नहीं बताओगे, आप वो बताओगे जो नॉमिनल है, क्योंकि अनुच्छेद 53 ही कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। आगे कहा गया है राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ प्राधिकारी कौन है? प्रधानमंत्री एंड इट्स काउंसिल, इसकी मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इससे यह बात निकल के आ रही है कि भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। यही आपका आंसर होगा। एग्जाम कई बार पूछा गया है कि भारत में कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इस प्रकार से आपका आंसर राष्ट्रपति ही होगा। लेकिन आगे कहा गया राष्ट्रपति शक्ति प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ प्राधिकारी कौन है? प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद। ठीक। इस प्रकार से देखें तो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का प्रमुख है। राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र का प्रमुख है। भारत क्या है? गणतंत्र है। लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है? लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? और गणतंत्र माने राज्य का शासन। तो क्या लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनने का शासक नहीं होता है? क्या लोकतंत्र में जो शासक होते हैं, लोकतंत्र में क्या जो है वंशानुगत होते हैं? लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? लोकतंत्र का अर्थ है जो सरकार का मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा। सरकार का मुखिया वास्तव में कौन है? प्रधानमंत्री। शासन ही कर रहा है, जो सरकार चला रहा है, जिसको कहते हैं नाममात्र के प्रमुख, इसको हम कहते हैं ये राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र अध्यक्ष है। ये कौन है? ये राष्ट्र प्रमुख है।
इसका ये भूमिका है, इसका स्टेटस है, ये राष्ट्र प्रमुख है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट हम यूं कह सकते हैं राज्य का प्रमुख है, राज्य प्रमुख है। स्टेट माने होता है एक देश, स्टेट माने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है। पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल लॉ में जब हम कहते हैं स्टेट, स्टेट माने इंडिया की स्टेट है, पाकिस्तान एक स्टेट है, यूएसए कनाडा चाइना एक स्टेट है। तो राष्ट्रपति की हैसियत क्या है, इसका स्टेटस क्या है? यह राष्ट्र का प्रमुख है, यह हेड ऑफ स्टेट है, यह राज्य का प्रमुख है। लेकिन प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है? प्रधानमंत्री की हैसियत है यह हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यह शासन का प्रमुख है, यह शासनाध्यक्ष है। प्रधानमंत्री कौन है? यह हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री कौन है? सरकार का मुखिया है। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्र का मुखिया है। यह राष्ट्राध्यक्ष है, यह शासनाध्यक्ष है। दोनों में अंतर है, एक राष्ट्र का अध्यक्ष है, एक शासन का अध्यक्ष है। हम आज किसको पढ़ने जा रहे हैं? हम राष्ट्र अध्यक्ष को पढ़ने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्रपति भारत की एकता, अखंडता और भारतीय राष्ट्र की एकजुटता का प्रतीक है। इट इज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ इंडियन स्टेट। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। प्रथम नागरिक माने इससे ऊपर कोई पद नहीं है। माने जब गिनती शुरू की जाएगी तो सबसे पहले नंबर आएगा राष्ट्रपति का। आपने सुना का अंतिम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति सुना है? अंतिम व्यक्ति माने एक सबसे निचले स्तर का दबा कुचला गरीब व्यक्ति, वो अंतिम है। देश का पहला व्यक्ति कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? राष्ट्रपति। ये देश का पहला व्यक्ति है। वहां से गिनती करते 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 आप अंतिम व्यक्ति पर आओगे। अंतिम व्यक्ति एक बहुत गरीब, दबा कुचला, दलित व्यक्ति होगा। गांधी जी कहते थे कि जब आप कोई काम करें तो देखें कि इससे उस अंतिम व्यक्ति पर क्या फर्क पड़ रहा है, उसको कितना लाभ हो रहा है। आपका सारा घमंड चूर हो जाएगा कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये सब कर दिया तो आप देखिए इसका फायदा वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा तो आपने क्या किया। यहां तक बात समझ में आई? हम यूं कहें कि संसदीय लोकतंत्र में दो प्रमुख होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट, एक राज्य का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख, सरकार का मुखिया। अगर आप अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करें जो कि यूएसए में है, तो वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है वही हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। वहां पर राष्ट्र अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, वहां का राष्ट्रपति। वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। जो बाइडेन न सिर्फ वहां के हेड ऑफ स्टेट हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो। जो बाइडेन हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं, वहां के सरकार के भी मुखिया हैं। एक ही व्यक्ति वहां पर राष्ट्र का प्रमुख भी है और शासन का भी प्रमुख है। वही राष्ट्राध्यक्ष है, वही शासनाध्यक्ष है। लेकिन जहां जहां संसदीय लोकतंत्र होगा वहां राष्ट्र अध्यक्ष एक अलग व्यक्ति होगा, उस शासनाध्यक्ष एक अलग व्यक्ति होगा। शासन की शक्ति किसी और के पास होगी और राष्ट्र का प्रमुख कोई और होगा। ब्रिटेन में वहां का राष्ट्र अध्यक्ष वहां का क्राउन है, चार्ल्स, लेकिन शासन का अध्यक्ष वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? अब थोड़ा सा भूमिका लिख लो, फिर आगे देखते हैं क्या किया जाए। भारतीय संविधान का भाग 5। देखिए, चार चार का बाद भाग 5 में हम लोग आ गए हैं। ठीक, भारतीय संविधान का भाग 5, संघ, संघ की राज्य व्यवस्था, संघ की राज्य व्यवस्था को सूचित करता है। इस भाग के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, इस भाग के अनुच्छेद 52 से 78, 28, इस भाग के अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति राष्ट्रपति
और संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संघीय कार्यपालिका का वर्णन करते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख है। भारत की संघीय कार्यपालिका, भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है। भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। इसको ऐसे भी कहा सकता है कि भारतीय गणतंत्र का प्रतीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। भारत की एकता, भारतीय राज्य की, भारतीय राज्य की, राज्य माने यहां राष्ट्र से है, देश से है। इसे राज्य, राष्ट्र और देश, इन सब में अंतर है। जो राज्य है ये एक विधिक, ये एक लीगल एक्सप्रेशन है, ये कानूनी अभिव्यक्ति है। राज्य जहां सरकार होती है, जहां सेना होती है, जहां पुलिस होती है, वो राज्य होता है। ये एक लीगल एक्सप्रेशन है राज्य। देश एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, जो देश की एक भौगोलिक सीमाएं होती हैं। ठीक, देश एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, राज्य एक जो है कानूनी अभिव्यक्ति है, लीगल एक्सप्रेशन है, और राष्ट्र एक भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। राष्ट्र की कोई सीमाएं हो ऐसा निश्चित नहीं है। राष्ट्र का एक बिंदु होता है, उस बिंदु के आसपास लोग केंद्रित होते हैं। उस भावना से जितने लोग अपने को कनेक्ट करते हैं वो सब एक राष्ट्र के वासी होते हैं। वो लोग जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, वो लोग जो यूएसए में रह रहे हैं, अगर वो भारतीय संस्कृति से, हिंदू जीवन शैली से अपने को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं तो वो एक राष्ट्र का हिस्सा है। हालांकि वो ब्रिटेन में रह रहे हैं, वो यूएसए में रह रहे हैं, वो भारतीय राष्ट्र के हिस्सा हैं। राष्ट्र के लिए कोई भौगोलिक सीमा होना जरूरी नहीं है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति है। इजराइल एक देश है, ये जो है 1947 के बाद अस्तित्व में आया, 1948 में आया। 1948 पहले कोई ऐसा देश नहीं था इजराइल, मगर इजराइल एक राष्ट्र था। जहां जहां यहूदी रह रहे थे वो सब इजरायली राष्ट्र का हिस्सा थे। उनके अंदर अपनी यहूदी धर्म, अपनी संस्कृति से एक लगाव था। इस आधार पर वो एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। तो जो राष्ट्र है, जो हम फिर से कह रहे हैं, वो हिंदू जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, जो यूएसए में रह रहे हैं, मगर अपने आप को हिंदू जीवन शैली से जोड़ते हैं, वो एक राष्ट्र हैं, हालांकि एक भौगोलिक सीमा से परे रह रहे हैं। तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति होता है। देश एक भौगोलिक अभिव्यक्ति होता है। देश कौन है? देश ये है, ये देश है। देश की एक सुनिश्चित भौगोलिक सीमाएं होती हैं। और राज्य क्या है? राज्य वो है जहां पर जो है उनकी सरकार होती है। राज्य एक विधिक अभिव्यक्ति है। ये उनके राष्ट्र, उनके प्रवासन राष्ट्र नहीं होंगे। हम तो तब राष्ट्र थे जब जो है वो फॉरेन के लोग जो है, जब वो खाना बदोश थे, जब वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो गुफाओं में रहते थे, नहाते धोते थे तो सर से बदबू आती थी। हम तब भी एक राष्ट्र थे। तब हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में हम काम कर रहे थे। हमारे वेद के सृजन किया जा रहा था। हमारे यहाँ जो है एक साझा संस्कृति थी। यहाँ पर जो है कई मान्य एक उन्नत राष्ट्र थे। खगोल विज्ञान पर, आयुर्विज्ञान पर, शास्त्रों पर, युद्ध शैली पर, हर तरफ हम लोग जो है अपना साहित्य का सृजन कर रहे थे। उन्हें तो बोलना नहीं आता था, उनके पास तो अपनी कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं थी, उनको लिखना नहीं आता था। वो मुझे शिक्षा देंगे कि हम राष्ट्र है कि नहीं है। ये उनका नजरिया है कि हम राष्ट्र नहीं है। जब वो गंवारों की तरह और जानवरों की तरह खाना बदोश जीवन, जिसको कहते थे नोमैडिक कल्चर, इनके पास स्थायी आवास तक नहीं था। गुफाओं में, पेड़ों में, कंदराओं में रह रहे थे।
हमारे यहाँ वेदों का सृजन किया जा रहा था, हमारे यहाँ उन्नत लिपि थी, हमारे पास एक उन्नत भाषा संस्कृत थी, हमारे पास देवनागरी लिपि थी। हम खगोल विज्ञान पे चिंतन कर रहे थे, हम आयुर्वेद पे चिंतन कर रहे थे, हम योग विज्ञान पे चिंतन कर रहे थे, हम आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर काम कर रहे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, बिंदुसार, इनके नेतृत्व में पूरा राष्ट्र एक प्रशासन, एक राजनीति, एक कानून व्यवस्था के साथ संचालित हो रहा था। हम राष्ट्र कैसे नहीं थे? ये तो उनकी सोच है। एक नादान व्यक्ति कुछ कहेगा तो क्या वो सच हो जाएगा? नहीं, ये चीज है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या लिखा था? भारतीय राज्य की एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक है कौन? हमारा राष्ट्रपति। भारतीय राज्य की एकता, अखंडता और एकजुटता का एकजुटता ही बंधित हो गया, एकजुटता का प्रतीक है।